हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 11 मई 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और साथ ही साथ सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, करियर्स क्लाउड, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये आपकी हर एग्जाम की प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएगा। और गाइस, जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आप 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। मतलब 12 महीने या 24 महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक बार आप मेरे कहने से चेक जरूर करें, उसके बाद लेना ना लेना जो है वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये आपकी प्रेपरेशन को बहुत ही अच्छा करेगा और बहुत ही कम प्राइस पे हम इसको प्रोवाइड करें। आप खुद प्राइस देखेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन हम इसके अंदर क्या प्रोवाइड करें, मतलब आप इसको क्यों परचेज करोगे। हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड करें डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में 3 तरह के करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें डिटेल करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे, क्विज सेक्शन होगा जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन, उसमें भी दोस्तों उसी तरह 3 सेक्शन होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे पर्टिकुलर उसी सप्ताह के, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर होंगे उसी सप्ताह के, और क्विज सेक्शन होगा जो हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो कैसे करंट अफेयर की चल रही है। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली और वीकली करने के बाद जो आप रिवीजन करोगे वो आप कहां से करोगे, मंथली से। तो कैसे करोगे, पहले आपने स्टडी पीडीएफ को पढ़ना है जो कि डिटेल्ड करंट अफेयर है पूरे महीने के। फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उस मंथली करंट अफेयर्स को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। फिर आप पढ़ोगे टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में अपने एग्जाम से पहले, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो सके। और पॉकेट पीडीएफ का कब यूज करोगे, वो भी एग्जाम से पहले, लेकिन वो थ्योरेटिकल फॉर्म में है। 2 लाइंस में 3 लाइंस में करंट अफेयर को कवर किया गया, ताकि आप इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। यह दोस्तों डेली, वीकली और मंथली। लेकिन ये आपकी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेके आए स्मार्ट पीडीएफ। स्मार्ट पीडीएफ का मतलब है टॉपिक वाइज पीडीएफ। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक पर्टिकुलर वीक है, आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, तो आप उस टॉपिक की पीडीएफ उठाएं और उस पीडीएफ को उठाने के बाद आप वहां से जो है वो अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करो। और हम 20 इसी तरह के अलग अलग टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा बैंकिंग अवेयरनेस। जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको हम 3 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक होगा डिटेल्ड करंट अफेयर जो कि बैंकिंग और इकोनॉमी का है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर जो कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी के होंगे। एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। अगर आप एक ही पीडीएफ से अपने पूरे करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हो पिछले पास्ट मंथ्स के, तो आप यहां से कवर कर सकते हो। मतलब आपको अपने एग्जाम से पहले करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको सिर्फ एक ही पीडीएफ को उठाना है, एग्जाम पीडीएफ। इसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी 4 महीने जा चुके हैं, तो 4 महीने के करंट अफेयर इसके अंदर मिल जाएंगे। एक होगा दोस्तों स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा। इसमें डिटेल्ड बजट और इकोनॉमिक सर्वे, फैक्चुअल डाटा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा इसके अंदर आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फिर आपके स्टेट करंट अफेयर्स भी हम कवर करवा रहे हैं। ऐसे नहीं कि ओनली नेशनल करंट अफेयर या इंटरनेशनल या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी होगी, आपके पर्टिकुलर हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर रहे हैं, तो स्टेट करंट अफेयर्स भी आपको साथ में मिलेंगे। तो इनके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है दोस्तों। आपने ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है वो सब्सक्राइब करने हैं, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन है इसकी। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड, लिंक गिवन है नीचे। ईमेल के थ्रू लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद इस क्रैक करंट अफेयर के ऊपर क्लिक करना है। करंट को क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेनी है। फिर से कहना चाहूंगा, प्राइस बहुत ही कम है, एक बार आप देखेंगे खुद सरप्राइज हो जाएंगे। और ऊपर से उसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे H10 का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइज, आप इस ईमेल आईडी पे जो है वो हमें क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कुछ रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें, अपनी क्वेरी छोड़ दें। मैं पर्सनली उसको देखता हूं, तो मैं उसको चेक करूंगा और उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर 11 मई 2021 का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से सारे बच्चों से कहना चाहूंगा यार, रिक्वेस्ट है 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर कर दे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है, हु वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो 2021 की स्पेनिश जो ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती है। ये रिसेंटली हुई है दोस्तों,
इससे पहले भी आपको पता है कि बहुत सी ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी हैं। अगर मैं 2021 की बात करूंगा तो सबसे पहले एक ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसका नाम क्या था, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। ये किसने जीती थी दोस्तों, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता ही है यार कौन जीतता है, लुइस हैमिल्टन जीतते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हुई थी हमारे पास एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती थी, मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने जीती थी, मैक्स वर्स्टैपन ने। फिर इसके बाद हमने अभी 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन कवर किया है, पोर्तुगीज जो है वो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, ये भी किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो अभी फोर्थ आ गया हमारे पास स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तो आंसर क्या होगा इसका, लुइस हैमिल्टन होगा दोस्तों। ए जो है वो इसका क्या है, सही आंसर है। तो पिछली वाली भी आपने याद रखनी है, रेदर देन आप ये याद रखो कि लुइस हैमिल्टन ने कौन सी जीती है, आप ये याद करो कि कौन सी उसने नहीं जीती, क्योंकि ऐसी साल में बहुत ही कम जो है वो ग्रैंड प्रिक्स होंगी या रेसेस होंगी जिसको लुइस हैमिल्टन नहीं जीतते हैं। तो इसलिए आप वो याद करें जो उन्होंने नहीं जीती। और लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री से दोस्तों बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, मतलब ये ब्रिटिश प्लेयर हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है मैक्स वर्स्टैपन, इनका सेकंड रैंक है इसके अंदर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। और वल्टेरी बोतस ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। और आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, लुइस हैमिल्टन टू सिक्योर 100th करियर पोल पोजीशन, ये मतलब एक अलग इवेंट होता है जो स्टार्टिंग वाली रेस होती है, मतलब जो पहला लैप होता है उसको जीतने वाला जो बंदा है उसको क्या कहते हैं, पोल पोजीशन। तो लुइस हैमिल्टन जो है वो फर्स्ट फार्मूला ड्राइवर बन चुके हैं जो 100 पोल पोजीशन जो है वो अक्वायर कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन स्टार्टिंग वाले ग्रिड की रेस के अंदर जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे होती है उसको जीतने वाला ये 100 पोल पोजीशन वाला प्लेयर जो है वो बन चुका है। माइकल शुमाकर भी बहुत पीछे थे इसमें, माइकल शुमाकर का जो वो 68 था, इनका 100 पोल पोजीशन हो चुका है। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद जो है ये इनकी कौन सी विक्ट्री हो चुकी है दोस्तों, 98th विक्ट्री जो है वो उनकी हो चुकी है, जो कि हाईएस्ट एवर है फॉर्मूला 1 के अंदर। मतलब बहुत ही जल्दी अगर आप देखोगे 100 जो है वो इनकी रेसेस जो है वो विक्ट्री होने वाली है। और ये ऑर्गेनाइज कौन करते हैं दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्मूला 1 रेसिंग को जो है वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, पेरिस फ्रांस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और आपको एग्जामिनर दोस्तों लुइस हैमिल्टन का पूरा नाम भी पूछ सकता है, लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, याद रखना है कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, ये इनका पूरा नाम है। और ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है और ओनली ब्लैक ड्राइवर हैं जो रेसिंग के अंदर है, ये आप याद रख सकते हो, ओनली ब्लैक ड्राइवर जो इस स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो एक्टिव है। और माइकल शुमाकर जो है वो 7 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप टाइटल जीत चुके हैं, और लुइस हैमिल्टन भी जो है ये 7 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप टाइटल जो वो जीत चुके हैं। 98 F1 विन जो कि किसी की भी नहीं है, 100 पोल पोजीशन जो भी किसी की नहीं है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री ओपन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज नेम्ड 516 एरोका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन का मतलब है पैदल चलने वाला ब्रिज, तो उसके ऊपर जो है वो पैदल चला जा सकता है और पूरे वर्ल्ड का वो लॉन्गेस्ट पैदल चलने वाला ब्रिज है, मतलब जिसके ऊपर आप पैदल चल सकते हो। और इसका नाम 516 क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो 516 मीटर है, इसलिए इसका नाम जो है वो 516 है। अरोका मतलब ये जगह का नाम है। कौन सी कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, पोर्तुगल की मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो पोर्तुगल जो है वो सही आंसर होगा। और इस तरह का ये ब्रिज दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ए शेप यहाँ पे आपको दिख रही है, इस तरह की आर्क्स जो है वो बनी हुई हैं। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है 516, आरोका ओपन्स इन पोर्तुगल। और यहाँ पे आप देख सकते हो 516 मीटर इसकी लेंथ है। अरोका जियोपार्क जो कि अरोका के अंदर है, पोर्तुगल में है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, पाइवा रिवर, मतलब अगर आप देखोगे इसके नीचे जो है वो यहाँ पे एक रिवर होगी जिसका नाम क्या होगा, पाइवा रिवर। और पाइवा रिवर से इसकी जो ऊंचाई है वो 175 मीटर है दोस्तों। कितनी है, 175 मीटर। इससे पहले लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज जो है वो यूरोप का कौन सा था, वो था दोस्तों चार्ल्स क्योनेन ब्रिज, जो कि कहां पे था, स्विट्जरलैंड के अंदर। चार्ल्स क्योनेन ब्रिज जो है वो 494 मीटर की लेंथ में था, लेकिन अब सबसे बड़ा जो है, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाला जो है वो कौन सा बन गया आपके पास, 516 एरोका। और इसके अंदर जो है वो 127 इंटरलॉकिंग मेटल केजेस बने हुए हैं, आप देख सकते हो इस तरह के इंटरलॉकिंग जो है वो मेटल केज बने हुए हैं। तो 127 हैं ये, मतलब टोटल के टोटल। तो इस तरह से इसको जो है वो डिजाइन किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, कंट्री आपने याद रखनी है पोर्तुगल, और लिस्बन जो है वो इसकी कैपिटल है। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे करेंसी कौन सी है, यूरो। करेंसी कौन सी है, यूरो। और इससे पहले आपको पता है कि चाइना के पास भी जो है वो एक ब्रिज है, लेकिन वो कौन सा है, ग्लास बॉटम ब्रिज। नीचे आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा क्योंकि नीचे जो है वो सरफेस पे ग्लास लगा हुआ है। और उसकी लेंथ दोस्तों कितनी है, 526 मीटर है। 526 मीटर लॉन्ग
ग्लास बॉटम ब्रिज जो चाइना का है, जो कि 2020 में कंप्लीट हुआ था, वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज है, वो चाइना के साथ संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि नए चीफ मिनिस्टर बने असम के। तो आपको पता है सर्बानंद सोनोवाल जी को दोबारा नहीं चुना गया है, जबकि वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वो भी कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी जो है वो दोस्तों बिलोंग करते हैं बीजेपी से। लेकिन दोबारा मौका जो है वो नहीं दिया गया। बीजेपी जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल जी को दोबारा नहीं चुना, जो कि पुराने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं असम के। अब नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, सेम पार्टी है बीजेपी ने जो है दोबारा से जीत हासिल की है इसके अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बनी है और दोस्तों ये बने हैं 15th चीफ मिनिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं, 15th चीफ मिनिस्टर। आप फोटो देख सकते हो हिमंत बिस्वा शर्मा जी का, और यहां पे आप देख सकते हो सर्बानंद सोनोवाल जी को रिप्लेस किया है और जो गवर्नर हैं वो ओथ दिलाएंगे। जितने भी मिनिस्टर्स हैं चीफ मिनिस्टर उनको ओथ दिलाई जाएगी और गवर्नर कौन है असम के, जगदीश मुखी जी हैं। और दोस्तों आर्टिकल 164 यही कहता है कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर्स को और मिनिस्टर्स को भी, लेकिन मिनिस्टर्स को किसकी सलाह से अपॉइंट करेंगे, चीफ मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट करेंगे। और दोस्तों बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने जो है वो 75 सीट्स को सिक्योर किया है 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब 126 सीट्स में से 75 सीट्स केवल किसकी हैं, एनडीए की हैं। और इन 75 में 60 जो है वो केवल किसकी हैं, बीजेपी की हैं। तो बाय डिफॉल्ट बाकी उनकी अलायंस की हैं, क्योंकि एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो पार्टीज जो बीजेपी को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो सिंपल याद रखना आपने। इसका मतलब जो पांचों स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे सबका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, मतलब सबके चीफ मिनिस्टर जो वो डिसाइडेड हैं। तो केरला के अंदर तो दोस्तों आपको पता है वही सरकार बनी है। तो केरला के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो पिनराई विजयन जी जो है वो दोबारा से बन चुके हैं। पिनराई विजयन जी जो है वो दोबारा से आ चुके हैं। और दूसरी बात आपको तमिलनाडु का भी पता लग चुका है। तमिलनाडु के जो है वो एमके स्टालिन बन चुके हैं, पहली बार बने हैं चीफ मिनिस्टर, ये भी आपने याद रखना है। वेस्ट बंगाल का आपको पता लग चुका है दोस्तों, वेस्ट बंगाल की जो है वो ममता बनर्जी दोबारा से बन चुकी हैं, बहुत ही बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि वही मेन फोकस जो था वो वेस्ट बंगाल ही था। नेक्स्ट आपके पास कौन आता है, पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी हमने रिसेंटली कर लिया है। पुडुचेरी में कौन बन चुके हैं, एन रंगास्वामी जो है वो बन चुके हैं नए चीफ मिनिस्टर। और साथ ही साथ आप क्या याद रखोगे, अभी असम का भी हो चुका है। असम के कौन बन चुके हैं, असम के हमारे पास दोस्तों बन चुके हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी। तो सारी चीजें जो हम यहां पे कवर हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों असम के बारे में आपने याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि असम के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर तो आप कर चुके हो। 6 नेशनल पार्क्स हैं दोस्तों असम के अंदर। क्या है, 6 नेशनल पार्क असम के अंदर, जो कि आपने याद रखने। एक तो रिसेंटली ही डिक्लेयर किया गया कौन सा, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। एक आपको दोस्तों पता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी कहां पे है, असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, ये भी कहां पे मिलेगा आपको, असम के अंदर। नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क 4 हो चुके हैं। औरांग नेशनल पार्क 5, और एक आपको दोस्तों यहां पे मिलेगा दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। कौन सा मिलेगा, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क जो है वो आपने याद रखने हैं। और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं दोस्तों। 18 में से 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो ये असम के बारे में इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच कंपनी इन इंडिया हैज रैंक द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू 2021 रैंकिंग ऑफ द ग्लोबल रिटेल पावर हाउस। तो यहां पे एक रैंकिंग की जो है वो दोस्तों बात की जा रही है, जो किससे संबंध रखती है, रिटेल बिजनेस से संबंध रखती है। लाइक जो बड़े बड़े मार्ट्स हैं जिसमें आप सारा सामान ले सकते हो, इजी डे हो गया, बिग बाजार हो गया, ऐसे तरह के मॉल जो हैं उसकी बात हो रही है। तो ये रैंकिंग का नाम है दोस्तों 2021 रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउस, जो कि कौन सी कंपनी ने रिलीज की है, ये रिलीज की है डेलॉयट ने। डेलॉयट जो है वो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है, तो उन्होंने इसको रिलीज किया है। और इसमें 2 चीजों का जिक्र हुआ है, एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस जो रिटेल के अंदर, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर चेन जो है वो कौन सी है, एक ये, एक टोटल रैंकिंग रिटेल बिजनेस के अंदर जो है वो किसकी कहां पे है। तो सबसे पहले हम फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कंपनी जो है वो 2nd नंबर पे है फास्टेस्ट ग्रोइंग। अदरवाइज पिछले साल वो पूरे वर्ल्ड की सबसे पहले नंबर पे थी फास्टेस्ट ग्रोइंग। इस साल उसका एक स्थान जो है वो नीचे आ गया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग है दोस्तों इंडिया में रिलायंस रिटेल लिमिटेड, और ग्लोबल लेवल पे इसका ग्रोइंग में जो रैंक है वो 2nd है। ग्रोइंग में मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड जो है वो 2nd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में रिलायंस रिटेल। इंडिया की एक ही कंपनी है जो आगे बढ़ रही है, वो है रिलायंस रिटेल लिमिटेड, मतलब मुकेश अंबानी जी की मैं बात कर रहा हूं। तो रिलायंस रिटेल 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड। और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी पूरे वर्ल्ड में कौन सी है दोस्तों, वो है साउथ कोरिया की। क्या नाम है उसका, कॉपैंग। याद रखना है वर्ल्ड की फर्स्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर है।
लेकिन अगर मैं वैसे ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहा हूँ रिटेल बिजनेस के अंदर, तो रिटेलिंग के अंदर रिलायंस का जो स्थान है पूरे वर्ल्ड में वो 53rd स्थान है। पिछले साल जो है वो 56 था, इस बार इंप्रूव हुआ, 3 स्थान आगे आया है और अब जो है वो रैंक कितना हो चुका है, 53rd हो चुका है। और अगर हम पूरे 250 की लिस्ट देखें रिटेल बिजनेस के अंदर कि कौन सबसे अच्छा है, किसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है, कौन सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो 250 रिटेलर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही इंडियन कंपनी दिखेगी। वो कौन सी दिखेगी आपको? वन एंड ओनली मुकेश अंबानी जी की रिलायंस। और रिलायंस का स्थान जो है वो कौन सा है? 53rd रैंक है। तो आप सोच रहे हो फर्स्ट रैंक पे जो है वो कौन सा है? फर्स्ट रैंक पे दोस्तों वॉलमार्ट, मतलब सबसे ज्यादा बिजनेस ऑलमोस्ट एक्सपेंडेड है वॉलमार्ट का, हर कंट्री में है। तो बाय डिफॉल्ट पहले नंबर पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट होगी। दूसरे स्थान पे दोस्तों आपको पता है अमेजॉन से मंगवाते हैं हम। कहां से मंगवाते हैं सामान? amazon.com से। तो दूसरा amazon.com में, पहला वॉलमार्ट है और रिलायंस रिटेल का जो स्थान है वो 53rd स्थान है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी मैंने आपको बताई। और रिलायंस रिटेल ने रिसेंटली टाई अप किया व्हाट्सएप के साथ भी, कि व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो हम स्मॉल बिजनेस के साथ जुड़ सके और वहां को जो है वो सामान भेजा जा सके, रिटेल बिजनेस में और भी आगे जो है वो बढ़ सके। तो ये आपने दोस्तों याद रखना है। और डिलॉयट के बारे में मैं बता चुका हूं, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। रिलायंस के बारे में जरूर याद रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब्सिडरी है एक तरह की, उन्हीं की कंपनी है। 2006 में रिलायंस रिटेल को स्टैब्लिश किया गया था, मुकेश अंबानी जी इसके फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल 2021? तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल्स होता क्या है? ये तीसरी बार हो रहा है, लेकिन ये यहां पे हमारे पास है क्या, मतलब काफी बच्चों को या पहली बार सुन रहे होंगे काफी बच्चे। तो पहले हम इसके बारे में देखते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, जिसमें मिनिस्टर्स लेवल पे जो है वो बात की जाती है। किसके बारे में? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। और आर्कटिक रीजन के अंदर किस तरह से कंट्रीज जो है वो एक दूसरे को कॉपरेट करेंगी ताकि आर्कटिक एरिया को हम बेहतर बना सकें, वहां पे रिसर्च कर सकें और हम जो है वो वहां पे मेरीन लाइफ को रिस्टोर कर सकें। तो उसके लिए जो है दोस्तों ये आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो की जाती है। लेकिन ये आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल बनाया किसने है? आर्कटिक काउंसिल ने इसको बनाया है। किसने बनाया है? आर्कटिक काउंसिल, जो कि एक आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे आर्कटिक काउंसिल के बारे में। लेकिन देखते हैं कि ये तीसरी बार आर्कटिक साइंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो किसने होस्ट की है? दोस्तों ये जापान ने होस्ट की है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। क्या होगा आंसर? ए होगा। जापान, टोक्यो के अंदर ये हुई है। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज 2 कंट्रीज ने किया है। जापान ने तो किया ही है, साथ में आइसलैंड ने भी इसको क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया। होस्ट नहीं किया, ऑर्गेनाइज किया, मतलब इसको आगे बढ़ाने में हेल्प की है। और पहली बार हो रहा है दोस्तों ये मीटिंग जो है वो कहां पे हो रही है? एशिया में हो रही है। कहां पे हो रही है? एशिया में। तो आप देख सकते हो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और इंडिया की तरफ से हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है कहां पे है? चांदनी चौक। तो प्लान जो है वो शेयर किया यहां पे कि किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से आपस में कंट्रीज कॉपरेट कर सकती हैं। इसका थीम क्या है दोस्तों? नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। मतलब हमने इस तरह से आर्कटिक के अंदर रिसर्च करनी है कि वहां पे कोई बड़ा इफेक्ट ना हो, वहां पे जो है वो सस्टेनेबल एरिया के थ्रू जो है वो हम क्या कर सकें, वहां पे रिसर्च कर सकें और आगे वाली जनरेशन को भी नुकसान ना हो। तो आइसलैंड और जापान ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन होस्ट जापान ने किया है। पहली बार हो रहा है कि ये मीटिंग एशिया के अंदर हो रही है और मैं पहले बता चुका हूं कि ये तीसरी मीटिंग है। ऑलरेडी इससे पहले जो है वो 2 मीटिंग्स जो हैं वो हो चुके हैं। लेकिन आपने ये याद नहीं रखना कि 2 मीटिंग्स एक्चुअल में कौन कौन होस्ट कर चुका है या किस तरह से, लेकिन अदरवाइज आपने सिंपल तरीके से याद रखना कि ये 2 साल के बाद दोस्तों मीटिंग होती है। पहली बार 2016 में ये मीटिंग हुई थी। 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको होस्ट किया था। फिर 2018 में हुई, 2018 में जर्मनी में किया, 2020 में होनी थी, लेकिन 2020 वाली अब कहां पे हो रही है? 2021 में। ये कहां पे हो रही है? जापान में। नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक का थीम है, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिसर्च के बारे में बात करते हैं, कॉपरेशन करते हैं आपस में आर्कटिक रीजन के अंदर। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मैं पहले ही बता चुका हूं। और उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है वो लेके आए हैं रिसर्च करने के लिए, वहां पे कॉपरेशन करने के लिए, और इवन रिमोट सेंसिंग तरीके निकालेंगे हम, ऑन साइट वहां पे क्या काम करेंगे, क्योंकि हमारा एक वहां पे रिसर्च सेंटर भी है जिसका नाम क्या है? हिमाद्री। जिसका नाम क्या है? हिमाद्री। तो वो भी आपने याद रखना है। और इंडिया वैसे भी कह रहा है कि हमने लॉन्च करना है निसार प्रोजेक्ट को। निसार क्या है दोस्तों? नासा और इसरो का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। मतलब रडार का ये सिस्टम है जिसके थ्रू मेजरमेंट की जाएगी
कि क्यों जो है वो लैंड सरफेस के अंदर चेंज आ रहा है, उसके अगर चेंज आ रहा है तो उसका इफेक्ट जो है वो आगे जाके क्या होगा और किसके थ्रू पता लगेगा, ये रडार के थ्रू पता लगेगा। और ये नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है जिसको कहा गया नसार, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेल्प से इसको चलाया जाएगा। तो ये रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी है। और इंडिया की जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज हैं आर्कटिक एरिया में, उसको देखता कौन है, उसको संभालता कौन है? इंडियन गवर्नमेंट तो देखती है, लेकिन इनके इंस्टीट्यूट के थ्रू। वो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि कहां पे सिचुएटेड है? गोवा के अंदर। तो इसलिए याद रखना है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आर्कटिक के अंदर, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, चाहे कोई रिसर्च करनी है, चाहे किसी को रिप्रेजेंट करना है, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो कि गोवा में है, वहीं से ये सारी चीजें जो वो देखी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक आर्कटिक के अंदर जो है वो रिसर्च स्टेशन है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? हिमाद्री। और ये कहाँ पे है? स्पिट्सबर्जन और स्वेलबर्ड, नॉर्वे के अंदर। चाहे आप कंट्री याद कर ले कहाँ पे है, नॉर्वे के अंदर। तो ये आपने जरूर जो है वो थोड़ा सा याद रखना है। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि आर्कटिक काउंसिल के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे पहली स्लाइड के ऊपर, कि ये जो आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल्स हैं, ये मीटिंग जो होती है ये आर्कटिक काउंसिल के द्वारा बनाई गई है। तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आर्कटिक काउंसिल जो है दोस्तों, जो इशू आते हैं आर्कटिक एरिया के लोगों को, वहां के जो लोग रह रहे हैं या जो कंट्रीज उस बाउंड्री को, आर्कटिक एरिया को टच करती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके इश्यूज को सॉल्व करता है। इसका गठन जो है वो कब किया गया था दोस्तों? 1996 में किया गया था, ताकि आर्कटिक एरिया के अंदर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो कितनी कंट्रीज मेंबर हो गई हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक हो गया रशिया दोस्तों, दूसरा हो गया हमारे पास फिनलैंड, तीसरा हो गया स्वीडन, चौथा हो गया नॉर्वे, पांचवा हो गया आइसलैंड, और इसके बाद छठा हो गया डेनमार्क, सातवां हो गया कनाडा, और आठवां हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कितनी कंट्रीज मेंबर हैं दोस्तों? इसकी 8 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है? 13 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ऑब्जर्वर कंट्री याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने याद रखना है इंडिया ऑब्जर्वर कंट्रीज में से आता है। इंडिया 2013 से जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस के थ्रू है, आर्कटिक काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है। अदरवाइज जापान है, चाइना है, ये सारी की सारी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। लेकिन रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, कनाडा और अलास्का, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारी की सारी क्या हैं? मेंबर हैं। तो आर्कटिक काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो भी कहां पे है? नॉर्वे के अंदर है। आर्कटिक काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्वे के अंदर है। नॉर्वे में एक जगह है ट्रॉम्सो, कौन सी है? ट्रॉम्सो। वहां पे इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए इस साल की जो आर्कटिक काउंसिल 2019 से लेके 21 तक की जो चेयरमैनशिप है दोस्तों, वो किसके पास है? वो है आइसलैंड के पास। किसके पास है? आइसलैंड के पास। तो ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो आप अगर याद रखना चाहते हो, अपने दिमाग में आपके रह सकता है, तो आप याद रख सकते हो। और ये फोटो है दोस्तों हिमाद्री स्टेशन की, जो कि आप विंटर के टाइम पे देख रहे हो, इस तरह से आपको वहां पे मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन यहां से हमने कलेक्ट कर ली है इस क्वेश्चन से, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवीज रिसेंटली कंडक्टेड पासएक्स इन अरेबियन सी? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन पासएक्स एक्सरसाइज हम बहुत सी कंट्रीज के साथ करते हैं। लाइक वियतनाम है हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इवन और भी हमारे पास कंट्रीज हैं। इवन रिसेंटली भी हमने इस कंट्री के साथ पासएक्स एक्सरसाइज की है, सेम अरेबियन सी में। तो ये इंडोनेशिया में है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए पासएक्स बेसिकली जो है वो एक एक्सरसाइज को नाम दिया गया है। ये एक्सरसाइज दोस्तों दो फ्रेंडली कंट्रीज की नेवीज के बीच में जो वो की जाती है, अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को और फोकस करने के लिए। तो दो नेवीज जो है वो आपस में करती हैं, ताकि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के टाइम पीरियड पे, जैसे कि कोविड के टाइम पीरियड पे या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आपस में वो दो कंट्रीज जो है वो हेल्प कर सकें। तो ये इंडोनेशिया के साथ जो है वो रिसेंटली दोस्तों हमने किया है। और इंडोनेशिया के साथ आपने याद रखना एक एक्सरसाइज और होती है दोस्तों आर्मीज के बीच में, स्पेशल फोर्सेज ऑफ आर्मीज के बीच में, जिसका नाम क्या है? गरुड़ शक्ति। क्या है? गरुड़ शक्ति। तो ये याद रखेंगे, गरुड़ शक्ति इकट्ठा, ठीक है, इसको याद रखना है। तो इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज ने अरेबियन सी में पासएक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तो बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूं। और इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस शारदा जो है वो वहां पे गई है, और चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और गरुड़ शक्ति के बारे में मैं जो है वो आपको बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों बाकी जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है। वैसे तो बहुत है, मैं आपको एक दो बता देता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का याद रखना है। वज्र प्रहार जो है वो रिसेंटली 2021 में अभी हुई है। इसको जो है वो किसने होस्ट किया था? हिमाचल प्रदेश ने जो वो होस्ट किया था। मतलब ये एक्सरसाइज कहां पे हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। फ्रांस के साथ आपको पता ही है अभी ला पेरोज भी हुई है हमारे पास, लेकिन ला पेरोज ओनली जो है वो इंडिया और फ्रांस की नहीं थी, उसको फ्रांस ने लीड किया था, अदरवाइज और भी कंट्रीज उसमें शामिल थी। लेकिन साथ में आप याद रखो कि गरुड़ा जो एक्सरसाइज है वो भी फ्रांस और इंडिया के बीच में है, लेकिन वो एयर एक्सरसाइज है, ये भी आप जो है वो याद रखोगे।
बांग्लादेश के साथ दोस्तों संप्रीति जो है वो आप याद रखोगे, संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ होती है, बांग्लादेश के साथ। और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक एक इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली जो है वो कंडक्ट हुई है उसके बारे में बता दिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन आपने लाइक कर देना है, 700+ लाइक्स हमें चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो पहला क्वेश्चन है, विच बैंक एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए चैटबॉट कॉल्ड ईवा। चैटबॉट का नाम क्या है, ईवा, टू सपोर्ट विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। तो जो विलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक चैटबॉट जो है वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, ईवा। ये कॉमन सर्विस सेंटर जो सरकार के हैं, जो क्या करती हैं, सरकारी सुविधाएं जो हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे गांव में जो है वो ये कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाते हैं, ताकि हर तरह की सुविधा लोगों तक पहुंच सके। कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है कि ईवा प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो छोटे छोटे विलेज लेवल के जो बिजनेसमैन हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि बैंक की जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंच सके। जो अनबैंक्ड लोग हैं, जिनके अकाउंट नहीं खुल पाए, उनको खोला जा सके, और लोग जो हैं वो अपनी समस्या का समाधान जो है वो कर सके। तो यार ये बैंक जो है वो कौन सा है, ये है दोस्तों HDFC बैंक। तो याद रखना है ये कौन सा बैंक है, HDFC। तो HDFC बैंक ने और कॉमन सर्विस सेंटर जो सरकार के उन्होंने टाई अप किया है चैटबॉट ईवा बना के, ताकि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को हम क्या कर सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। और ट्रेनिंग के थ्रू वो HDFC बैंक के प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे, किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, लोन किस तरह से मिलेगा, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाएंगी। फिर ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो है वो कहां पे जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को जो है वो जोड़ेंगे, लोगों को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो जो सरकार का कहना है, सरकार कहती है कि 1,27,000 ऑलमोस्ट जो है वो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो है वो HDFC बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑलरेडी, और भी जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। इवन कुछ जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी जो है वो बनाया जाएगा। उससे क्या होगा, वो लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपने पैसे को सेव करना है। लाइक रेकरिंग अकाउंट खोल के आप सेव कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट करके सेव कर सकते हो, होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो बताई जाएंगी। और HDFC बैंक के बारे में आपने रिसेंटली एक बात याद रखनी है कि इन्होंने स्मार्टअप उन्नति नाम से दोस्तों एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, जो कि वुमेन के द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो मेंटरशिप दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, जो HDFC बैंक के सीनियर वुमेन लीडर्स हैं, जो कि ऑलरेडी एक माइलस्टोन अचीव कर चुकी हैं, तो वो जो हैं वो क्या करेंगी, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ेंगी, जो वुमेन बिजनेसमैन उनके साथ जुड़ेंगे, उनको बताएंगे कि आपके गोल जो है वो किस तरह से अचीव हो सकते हैं, किस तरह से बैंक आपकी हेल्प जो है वो कर सकता है। तो स्मार्टअप उन्नति, क्योंकि यार ये रिसेंट न्यूज है, ये मार्च की ही न्यूज है, हमने इसको कवर भी किया हुआ है, तो इसको याद रखना है कि स्मार्टअप उन्नति भी किसका इनिशिएटिव है, HDFC का। तो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो रूरल टू रूरल कस्टमर तक भी पहुंच सके। मेरे ख्याल से न्यूज में कुछ भी नहीं रहा, सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। और इसी के साथ जो है वो अपने HDFC के बारे में जरूर याद रखना है, और कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में भी जरूर याद रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कॉमन सर्विस सेंटर का कंसेप्ट दोस्तों, ये कांग्रेस गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है वो लेके आई थी 2006 में। तो इन्होंने 2006 में उसको क्या किया था, लॉन्च किया था। लेकिन साथ ही साथ इसके आपने मैनेजिंग डायरेक्टर याद रखने हैं, कौन है, दिनेश त्यागी जी। दिनेश त्यागी जी इसके क्या हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। HDFC के बारे में याद रखेंगे, 1994 में HDFC को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है, और इसके MD और CEO शशिधर जगदीशन जी हैं, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वन इन मेन सिंगल 2021 मैड्रिड ओपन। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर करता। इसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है। एक तो मैड्रिड ओपन जो है वो कौन सी गेम से रिलेटेड है, ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टेनिस से रिलेटेड है। और इसमें मेन सिंगल में कौन जीता है, वोमेन सिंगल में कौन जीता है, बस इतना याद कर लें, और इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों मेंस सिंगल में जो बंदा जीता है वो कौन है हमारे पास, वो है हमारे पास यहां पे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। तो याद रखना है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। इन्होंने इटली के एक प्लेयर, जो कि आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हो, मैटियो ब्रेटनी, इनको जो है वो हराया है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इटली। लेकिन रेदर देन कि आप ये याद करो कि किसको हराया, क्योंकि वो पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, तो इसलिए आपने सिर्फ जो है वो विनर याद रखना है कि मेन सिंगल के अंदर कौन जीता है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जीते हैं, जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। और ये दूसरी बार है कि इन्होंने मैड्रिड ओपन का टाइटल जो है वो जीता था, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 2018 में ये टाइटल जो है वो जीता था। तो आप यहां पे देख सकते हो। अब आते हैं वुमेन सिंगल्स के ऊपर। वुमेन सिंगल का टाइटल मैड्रिड ओपन का किसने जीता है, और इसमें खास बात ये भी है वुमेन सिंगल के अंदर कि इन्होंने नंबर 1 प्लेयर को दोस्तों है वो हराया है। नंबर 1 प्लेयर है एश्लेक बार्टी। कौन है, एश्लेक बार्टी, इनको हराया है। मतलब ये तो यार लूजर होगी इस गेम के अंदर। तो जीती कौन है, जीती है इसके अंदर आरेना स्बेलेंका।
आरेना स्वेलेंका जो है वो दोस्तों कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से। कहां से बिलोंग करती हैं? बेलारूस से। तो ये जीती हैं और हराया किसको है? एशलेक बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 जो है वो प्लेयर हैं और ये मैड्रिड ओपन जो है वो हार चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से तीनों चीजें क्लियर है, वुमेन को कौन जीता है, मेन को कौन जीता है और मैड्रिड ओपन जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है। तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो है वो जीते हैं, सेकंड मैड्रिड ओपन है, क्योंकि मैंने बताया 2018 में ये पहली बार इस टाइटल को जीते थे। तो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और ये क्ले कोर्ट है दोस्तों। क्ले कोर्ट मतलब जो आप फ्रेंच ओपन देखते हो वो भी तो क्ले कोर्ट है, और किंग ऑफ क्ले कोर्ट मतलब किंग ऑफ फ्रेंच ओपन जो है किसको कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राफेल नडाल को। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें यहां पे क्लियर हैं और कोई भी चीज इसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेन डबल्स वुमेन डबल याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना आप याद रख सकते हो कि जो एसोसिएशन ऑफ टेबल प्रोफेशनल्स हैं एटीपी, वो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है। एसोसिएशन ऑफ नॉट टेबल टेनिस, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? यूनाइटेड किंगडम के अंदर मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच कंट्री होस्टेड 16th इंडिया यूरोपियन लीडर मीटिंग 2021? तो सबसे पहली बात यहां पे हो रही है इंडिया यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग, और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होगी आपके पास, यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग है वो ही है दोस्तों। किस कंट्री ने उसको होस्ट किया है? वैसे तो ये मीटिंग जो है वो इंडिया ने वर्चुअल लेवल पे इसको अटेंड किया है, क्योंकि बाकी कंट्री यूरोपियन यूनियन है तो उसमें कुछ कंट्रीज ने मिलकर उसको अटेंड किया था, लेकिन इंडिया ने इसको हाइब्रिड मीडियम से जो है वो अटेंड किया है। और इसको होस्ट अगेन दोस्तों कौन सी कंट्री ने किया है? पोर्तुगल ने इसको होस्ट किया है। याद रखना है इंडिया और यूरोपियन, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया और साथ में यूरोपियन यूनियन का जो +27 फॉर्मेट है उसके अंदर इंडिया को शामिल किया गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कितनी हैं दोस्तों? यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज हैं 27, और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो इसमें नॉन पर्सनैलिटी आप देख रहे हो वो एंजेला मार्कल जी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उनको दिख रही हैं। तो 8 मई को हुई, इंडिया की तरफ से मोदी जी ने इसको पार्टिसिपेट किया, और इसको होस्ट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्तुगल के, क्योंकि पोर्तुगल में हुई है, मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने जो है वो इसको क्या किया है? होस्ट किया है। और पहली बार हो रहा है यूरोपियन यूनियन जो है होस्ट कर रही है इंडिया के साथ मीटिंग, यूरोपियन यूनियन +27 फॉर्मेट के ऊपर, कि 27 देश यूरोपियन यूनियन के और एक इंडिया साथ में जुड़ा जाएगा। तो मतलब क्या क्या बातें जो है वो इसके अंदर हुई हैं, और इंडिया को मतलब वहां पे बुलाया गया या इंडिया जो है वो मेंबर है? इंडिया जो दोस्तों इन्वाइट किया गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का इंडिया मेंबर नहीं हो सकता, इनको इंडिया को इन्वाइट किया गया। जो यूरोपियन काउंसिल के, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं या आप कह सकते हो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको इन्वाइट किया था, और वो हैं चार्ल्स मिशेल। तो याद रखना आपने, चार्ल्स मिशेल जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के क्या हैं? प्रेसिडेंट। उन्होंने स्पेशली इंडिया को इनवाइट किया था। तो क्या क्या मतलब वहां पे बातें हुई हैं? तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने बात किया कि हम ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा से रीन्यू करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 में ये बात हुई थी, 2013 में, कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड पे जो बातें नहीं बन पाई थी, क्योंकि कोई ना कोई जो है वो दोनों की तरफ से प्रॉब्लम थी। अब दोनों कंट्रीज ने कहा है कि अब दोबारा से बात करेंगे और यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में दोबारा से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। अभी बात जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट, इंडिया और यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, लाइक अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इंडो पैसिफिक एरिया के साथ कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट तरीके से आप कहेंगे कि रूल बनाए जाएंगे इससे लेकर, और रूल्स के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा, और उसी के थ्रू आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। और ये एक आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्स है चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का, कि उसके अगेंस्ट जो है वो इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर ऐसा बना रहा है। और इंडिया जो है वो इसमें बिम्स्टेक कंट्री को भी जो है वो साथ में लेके आने की कोशिश कर रहा है। बिम्स्टेक का दोस्तों आपको मतलब पता होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। जो बंगाल की बे ऑफ बंगाल वाली जो कंट्रीज हैं वो आपस में जुड़ के जो है वो टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करेंगे, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, तो इनके साथ अटैच किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का एक बेहतरीन रास्ता है बिम्स्टेक। नेक्स्ट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और एसबीआई इन्वेस्ट करेगा 1000 मिलियन यूरो, दोनों मिलके जो हैं वो 1000 मिलियन यूरो जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। किस काम के लिए करेंगे? सॉरी, नॉट 1000, 100 मिलियन यूरो। तो ये इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट अगर 100 मिलियन की बात करूंगा तो आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जाएंगे इसी काम के लिए कि यार इनोवेटिव सोल्यूशन निकालें क्लाइमेट चेंज को लेके। नेक्स्ट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 25 लाख इकाई
सॉरी 2,50,000 डोनेशन भी देगा इंडिया को, लेकिन 2,50,000 यूरो हैं दोस्तों ये। 2,50,000 का मतलब है 2.23 करोड़ रुपीस। 2.23 करोड़ रुपीस जो इंडिया को देगा वो कोविड-19 क्राइसिस के लिए, और वो सीधा पैसा नहीं देगा, वो यूनिसेफ के थ्रू पैसा देगा, रेड क्रॉस इंटरनेशनल के थ्रू देगा, ताकि एम्बुलेंस, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, ये सारी कमियों को जो है वो दूर किया जा सके। नेक्स्ट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कमिट किया है कि वो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी देगा 150 मिलियन यूरो की पुणे इंटरनेशनल रेल प्रोजेक्ट के लिए। तो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो ऑलरेडी 600 मिलियन जो है वो कह चुका है कि हम पुणे मेट्रो रेल को जो है वो देंगे, मतलब उसको जो है फंड किया जाएगा, जिसमें से 200 मिलियन यूरो जो हैं वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। 2019 में ये दिए जा चुके थे, अब दूसरी किस्त की बारी थी 150 मिलियन की, तो 350 हो जाएगा, 250 रह जाएगा, वो भी जो है वो दे दिया जाएगा। और मतलब ये बहुत ही अच्छे लेवल पे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। और जो हमारे पास यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो ऑलरेडी 2.6 बिलियन यूरो जो है वो कह चुका है हम भोपाल में, कानपुर में, पुणे, लखनऊ, बेंगलुरु में जितनी भी मेट्रोस लगेंगे उसमें जो है वो हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, पीयूष गोयल जी ने इंडिया यूरोपियन यूनियन बिजनेस राउंड टेबल को जो है वो संबोधित किया है, जो उसका आप कह सकते हो लास्ट सेशन था, क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसको एड्रेस किया, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री और यूरोपियन यूनियन इंडिया बिजनेस राउंड टेबल के बीच में हुआ है। तो इस चीज को दोस्तों याद रखना है। तो कितनी चीजें हैं इसमें जो आप समझ सकते हो, आप अपने आप को जो है वो बेहतरीन बना सकते हो, इसके थ्रू अपनी नॉलेज को और इनहेंस कर सकते हो। क्वेश्चन पूछने के चांसेस जरूर कम है यहाँ से, लेकिन इससे आपकी नॉलेज जो है वो जरूर इनहेंस होगी, टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, इंडियन यूरोपियन लीडर जो है वो पोर्तुगल के अंदर, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि पोर्तुगल की जो कैपिटल है वो लिस्बन है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। और हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैदल चलने वाला सबसे लंबा ब्रिज जो है वो पोर्तुगल ने ही जो है वो क्या किया है, स्टार्ट किया, जिसका नाम 516 रखा गया, क्योंकि 516 मीटर उसकी लेंथ है। और यूरोपियन यूनियन दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, बेल्जियम, ब्रसल्स में मिलेगा। और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो चार्ल्स मिशेल हैं, ये हम बात कर चुके हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही थी, इसका हेडक्वार्टर आपको लग्जमबर्ग के अंदर मिलेगा। एग्जैक्ट भी अगर आपको पूछना है, अपने याद रखना है, लग्जमबर्ग के अंदर भी कहां पे, किर्चबर्ग के अंदर। तो इससे भी आपको जो है वो याद रहेगा, लग्जमबर्ग, बर्ग और बर्ग, तो याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर हो ही नहीं सकती दोस्तों ये, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा है ब्रिटेन, अब इसीलिए 27 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर हैं। पहले जो है वो 28 होती थी, जब ब्रिटेन भी जो है वो इसका मेंबर होता था। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में इस बार सबसे इंपॉर्टेंट G7 की जो है वो मीटिंग होने जा रही है, तो इसको आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Which state became the first Indian state to adopt an online flood reporting system? जिससे ऑनलाइन बेस पे ही जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा कि पानी का लेवल कितना है, फ्लड आ सकता है, कौन से लोग जो है वहां पे रहते हैं, कितना रेस्क्यू किया जाएगा, सरकार ने बाद में जो है वो रेस्क्यू के बाद क्या करना है। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन जो है वो रिपोर्ट की जाएंगी। और ये स्टेट कौन से दोस्तों, असम। तो असम के रिसेंटली जो हैं वो हमने कर लिया है कि अभी जो है वो 15 चीफ मिनिस्टर बने हैं दोस्तों। वो कौन बने हैं, वो हमने अभी बात की थी कि वो बने दोस्तों हिमंत बिस्वा शर्मा जी। और अभी जो है वो इन्होंने ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम भी जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो इसको नाम दिया गया फर्म्स, याद रखना है क्या नाम दिया गया, फर्म्स। फर्म्स का मतलब यहां पे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो अब पहले तो जितनी भी स्टेट्स हैं वो मैनुअल फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर काम करती थी, अब जो है मैनुअल नहीं होगा, अब वेब बेस्ड या मोबाइल कम एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो इसको किया जाएगा। अब टेक्नोलॉजी का सहारा जो है वो लिया जाएगा। डेली जो है वो इंफॉर्मेशन इसके ऊपर अपलोड होगी, डेली डाटा जो है वो अपलोड होगा, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करना है, वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे कि बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सरकार की तरफ से दी जाएगी वो किस तरफ से दी जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो इसमें अपलोड की जाएंगी और इसमें बताया जाएगा। और इवन इसमें खास बात क्या है, जो यूनिसेफ है हमारे पास, इंडिया का यूनिसेफ है, उसने भी जो है वो असम के इस इनिशिएटिव की तारीफ की है कि यार ये बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। और रिसेंटली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने भी जो है वो यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ टाई अप किया है। क्या टाई अप किया है कि हम जो है वो एक प्रोटोटाइप बनाया करेंगे। प्रोटोटाइप में क्या होगा, ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाया करेंगे इंपैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग, कि हम एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल तैयार करके उतने ही स्पीड से जो फ्लड आएगा तो देखा करेंगे कि कितना के इंपैक्ट जो है वो किसी जगह पे हो सकता है। तो उस इंपैक्ट को देख के ही जो है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया करेंगे आगे का, ताकि फ्लड से जो है वो बचा जा सके। ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी क्वेश्चन हमने कवर किया था। इंपैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी जो है वो किया करेगी। और इसमें जो पुराना डाटा है उसको भी असेस किया जाएगा कि इतने लेवल का फ्लड आया था तो इतना नुकसान हुआ था, कहां कहां पे हुआ था, तो उसको दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन का यूज जो है वो किया जाएगा। और यूनिसेफ के बारे में आपको बताना चाहिए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा फोर है।
अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं क्योंकि असम के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पद्म अवॉर्डी रघुनाथ मल्होत्रा जी मोहापात्रा जी, उनका देहांत हो चुका है। रघुनाथ मोहापात्रा वो क्या थे? तो अपने यार दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि कोई भी अगर किसी का देहांत होता है तो तीन चीजें याद रखनी, एक तो उनका नाम बाय डिफॉल्ट, एक उनकी स्टेट की कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कई बार क्वेश्चन स्टेट से कवर हो जाता है, और तीसरी चीज आपने याद रखनी है कि वो किस फील्ड से संबंधित थे। तो नाम आपको पता लग चुका है, रघुनाथ मोहापात्रा जी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओडिशा से बिलोंग करते हैं, और फील्ड कौन सी है दोस्तों, ये स्कल्पटर हैं, मिट्टी के जो हैं वो आप कह सकते हो स्कल्पटर बनाते हैं, पुतले जो हैं वो बनाते हैं। तो एमिनेंट स्कल्पटर राज्यसभा मेंबर पद्म विभूषण रघुनाथ मोहापात्रा जी पास्ट, उनका देहांत हो गया, फोटो आप यहां पे देख सकते हो। और इतने ज्यादा फेमस स्कल्पटर थे कि इनको तीनों पद्म अवार्ड्स मिले हुए हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इसका लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये याद रखना है कि कौन कौन से ईयर में ये अवार्ड मिले हैं, इसका लिखने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपने याद रखनी है। और ओडिशा से सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक बंदे को नॉमिनेट किया था जो थे रघुनाथ मोहापात्रा जी, क्योंकि आपको पता है कि 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं कहां पे, राज्यसभा के अंदर, कहां से, आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से, या फिर सोशल सर्विस से। तो यहां से नॉमिनेट हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले पर्सन उड़ीसा से कौन किए गए थे, रघुनाथ मोहापात्रा जी। और इनकी एज 22 थी दोस्तों जब इनको नेशनल अवार्ड फॉर स्कल्पचर मिला था 1964 में। तो बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि फेमस पर्सनैलिटी है जो आपने याद रखनी है। तीनों पद्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, राज्यसभा में भी नॉमिनेट किए जा चुके हैं 2018 में, इवन अभी टाइम पीरियड पड़ा था इनका। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इनको इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन का मेंबर भी जो है वो लगाया गया था 2000 में। तो नाम जरूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एम.के. कौशिक जी पास्ट अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो यार अगर आपको याद है तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। वो क्वेश्चन क्या करवाया था कि एक जो है वो हॉकी प्लेयर का देहांत हुआ था दोस्तों, जिनका नाम था रविंदर पाल सिंह। क्या नाम था? रविंदर पाल सिंह। रविंदर पाल सिंह दोस्तों 1980 की जो आप कह सकते हो मॉस्को रशिया के अंदर ओलंपिक गेम्स थी, उसमें उस टीम का हिस्सा थे हॉकी का जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये भी दोस्तों उसी टीम का हिस्सा थे। तो इसका मतलब दो प्लेयर आपने याद रखने हैं, एक तो रविंदर पाल सिंह जो कल ही हमने न्यूज को कवर किया है, एक आपने एम.के. कौशिक जी का याद रख लेना नाम। ये इवन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोच भी रहे हैं, तो इसलिए ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो हॉकी प्लेयर हैं दोस्तों, सेम टीम से बिलोंग करते हैं। 1980 में इन्होंने भी मॉस्को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि पूरी टीम ने जीता था, जिसमें रविंदर पाल सिंह भी थे और जिसमें एम.के. कौशिक जी भी थे। लेकिन साथ में ये हॉकी कोच भी रहे हैं, जिन्होंने मेन और वुमेन दोनों टीम को ही जो है वो क्या किया है, कोच जो है वो किया है। इसलिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी जो है वो मिला था 2002 में, और अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के लिए भी इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1998 में। और मैं पहले बता चुका हूं इंडियन वुमेन टीम को भी, और साथ ही साथ जो है वो इंडियन मेंस सीनियर मेन टीम को भी जो क्या कर चुके हैं, ये कोचिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। इन्हीं की जब ये कोच थे, मतलब इन्हीं की कोचिंग के अंदर जो है वो इंडियन मेंस टीम ने गोल्ड मेडल भी जीता था 1998 में एशियन गेम्स जो कि बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड में हुई थी, तो वहां पे इन्होंने जीता था। तो मतलब ये याद रख सकते हो चीजें। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है दोस्तों, द गोल्डन बूट, मतलब ये भी आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। और आपको पता है चक दे इंडिया जो कि हॉकी पे बनी है, तो इनकी गाइडेंस ली गई थी उस टाइम पीरियड पे, उस मूवी को बनाने के टाइम पीरियड पे। तो मतलब इंपॉर्टेंट हो गया यार। तो मतलब नाम जो है जरूर याद रखेंगे। और तीन चीजें मैं हमेशा कहता हूं, नाम एम.के. कौशिक, या पूरा नाम भी आप याद कर सकते हो, महाराज कृष्ण कौशिक, महाराज कृष्ण कौशिक। और हॉकी प्लेयर हैं, और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये दोस्तों न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कहां से? न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, लेकिन आपने 700 प्लस लाइक्स प्रोवाइड करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर से एक पर्सन का देहांत हो गया, वो है एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, उनका नाम क्या है, फॉर्चुनाटो या फॉर्चुनेटो फ्रैंको पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। तो नाम एक अलग है तो आप ऑलमोस्ट याद रख सकते हो, और नाम से भी आइडिया लगा सकते हो कि वो कौन सी गेम के प्लेयर हो सकते हैं, फुटबॉल के हो सकते हैं। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों? गोवा से बिलोंग करते हैं। और 1962 की जो एशियन गेम्स हुई थी दोस्तों, उसमें जो फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उनके ये सदस्य रह चुके हैं। और जो 1962 की एशियन गेम्स हुई थी वो जकार्ता में हुई थी, लेकिन लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं आपको। गोल्ड मेडल जीता था, फुटबॉल टीम से संबंध रखते हैं, उस फुटबॉल टीम से जिन्होंने 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो नाम क्या है? फॉर्चुनाटो फ्रैंको। उनका देहांत हो चुका है 84 की एज में। गोवा से बिलोंग करते हैं, रोम ओलंपिक्स में भी गए थे 1960 में, 62 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। बस ये दो तीन चीजें आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है फरीद जकीरास बुक टाइटल 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। हम पहले भी इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, अब दोबारा से इसलिए करना है क्योंकि अब इस बुक को बेसिकली क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। ये बुक दोस्तों किसके बारे में बताती है? ये बताती है कि अभी जो है वो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन जो है वो कैसे हो सकती है, या हम पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड
के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं वो उन्होंने जो है वो यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो फरीद जकारिया जी उनका नाम, और एक 10 लेसन फ्रॉम ए पेंडेमिक, ये बुक का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, बजाज फाइनेंस गॉट आरबीआई नोट फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो प्रीपेड जो हमारे पास पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपने जो है वो जानकारी लेनी है कि ये क्या होते हैं। दोस्तों, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि गुड्स और सर्विसेज खरीदने में हेल्प करते हैं, जो चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे वो रेमिटेंस हो, चाहे वो फंड ट्रांसफर करना हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपको अपनी वैल्यू जो है वो वहां पे क्या करनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी। मतलब अपनी कंपनी के अगेंस्ट जो है वो आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें याद रखना कि आरबीआई ही जो है वो बॉडी है जो ये परमिशन देती है कि आप जो है वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बजाज फाइनेंस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इसका पूना है, चेयरमैन जो है वो संजीव बजाज है। नेक्स्ट आते हैं न्यू बुक एलिफेंट बाय पॉल पिकरिंग। तो यहाँ पे बुक का नाम जो है वो इंटरेस्टिंग है और याद भी रह जाएगा। एलिफेंट जो है वो नाम है, एलिफेंट एक्चुअली सिंबलाइज कर रहा है इंडिया को, मतलब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो एलिफेंट जो है वो एक हैवी मतलब आवाज को जो है वो बताता है, और अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो एलिफेंट है वो जो है वो उनकी खुद की आवाज है जो कि एलिफेंट जितनी जो है वो बड़ी है, तो इसलिए उन्होंने बुक का नाम जो है वो क्या रखा, एलिफेंट रखा। तो इसके अंदर जो है जनरली एक फिक्शनल स्टोरी है, नताशा और एक बंदा जो है पेरिस में रहता है उसकी लव स्टोरी के बारे में बताया हुआ है। तो पॉल पिकरिंग ने लिखी थी, इसलिए इसको हमने वन लाइनर में जो है वो कवर कर लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सी नॉवल जो है वो लिख चुके हैं, जैसे वाइल्ड अबाउट हैरी, परफेक्ट इंग्लिश, द ब्लू गेट बाय बेबीलोन, तो ऐसी बुक्स जो है वो लिख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रायोक्रूमिया मलबेरिका, जो कि मालाबार आइलैंड के अंदर, या आप कह सकते हो मालाबार जो हमारा कोस्टल एरिया केरला वाला, वहां पे मिली है। न्यू स्पीसीज मिली है किसकी, ब्रायोफाइट, कहां पे मिली है, केरला के अंदर, मालाबार के बाद जो है नाम रखा है। ये प्लांट स्पीशीज है दोस्तों, बस इतना याद रखना है, केरला के अंदर मिली है, और इसको काउंट करने के बाद 12 ऐसी स्पीशीज हो गई हैं ये प्लांट्स की जो कि केरला के अंदर मिली हैं। लाइफ इन क्लॉक टावर वैली, डेब्यू नॉवल ऑफ जर्नलिस्ट शकूर राथेर। तो शकूर राथेर जी की जो है वो नावल है, और ये नॉवल जो है वो दोस्तों बताती है किसके बारे में, कश्मीर वैली के बारे में। पास्ट क्या है कश्मीर वैली का, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, इसमें लोगों की एवरीडे लाइफ क्या है, किस तरह से इमोशंस लोगों के कश्मीर वैली के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से कश्मीर वैली की जो लव स्टोरीज हैं वो आगे बढ़ती हैं, और इमोशंस और हार्डशिप जो है वो लोग कश्मीर से जुड़े हुए किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और किस तरह से मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो रीजन के अंदर बढ़ती जा रही है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया हुआ है। तो नाम शकूर राथेर और लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, और ये खुद एक दिल्ली बेस्ड कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट, टाइम ऑफ रिमेंबरेंस एंड रिकंसाइलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर 2021। तो आपको पता है यार, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1945 में खत्म हुई थी, और 1939 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। मतलब जर्मनी ने जब अटैक कर दिया था पोलैंड के ऊपर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इसको जो है वो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है, या तो ये एक दिन, या तो 8 या 9 को चुन लेते हैं, या फिर दोनों दिन को ही जो है वो क्या करते हैं, एज ए मनाते हैं, रिमेंबरेंस एंड रिकंसाइलेशन, जो अपनी लाइफ जो वर्ल्ड वॉर के अंदर खो चुके हैं, और ये उन लोगों को जो है वो ट्रिब्यूट देते हैं जो इसके अंदर लाइफ जो खो चुके हैं। और इस बार हम 76th एनिवर्सरी जो है वो मना रहे हैं, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड की खत्म होने की याद में जो है 76th एनिवर्सरी जो है बनाई जा रही है, या तो एक को या दोनों दिन जो है वो बनाए जाते हैं इनको देने के लिए, ठीक है। तो याद रहेगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। 9 और 10 का हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था व्हेन डिड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स एंड इफेक्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1940, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1949 में जो है वो आया था, लेकिन जब इसको पास किया गया था 1949 में, तो इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करके नहीं, इसको बैंकिंग कंपनीज एक्ट करके जो है वो पास किया गया था 1949 में, और 16 मार्च जो है वो इसकी डेट थी। मतलब आंसर तो यहां से क्लियर है कि ए होगा, लेकिन बाद में इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो दोस्तों चेंज किया गया था 1 मार्च को 1966 को, 1 मार्च 1966 को इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो चेंज कर दिया था बैंकिंग कंपनीज एक्ट से। और जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था 1956 में, ऑलरेडी जो है वो मैं ये इसको क्वेश्चन ऑफ द डे के थ्रू जो है वो कवर कर चुका हूं। और ये लॉ जो है
वो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर ही अप्लाई होता था, लेकिन 1965 में इस लॉ को अमेंड किया गया और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी जो है वो इसको अंदर जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। फिर 2020 में जो है वो इसको फिर से अब अमेंड किया गया, लास्ट ईयर अमेंड किया गया इसके अंदर, कहा गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो भी सुपरवाइज कौन करेगा, आरबीआई ही इसको सुपरवाइज करेगा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। आंसर क्या होगा, 16 मार्च 1949। तो अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, फॉर विच ऑफ दीज कंट्रीज द आरबीआई हैज सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक इन द पास्ट। तो अगर आप देखोगे आजादी के टाइम पीरियड पे या उसके थोड़ा सा बाद आप कह सकते हो कि आरबीआई जो है वो और कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक रह चुका है, तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 700 प्लस लाइक्स दोस्तों आपको हमें देने होंगे। सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। और एक काम करना है, शेयर करना है यार वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, इसी तरह से आप पीडीएफ से पढ़ते रहोगे। पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे डाउनलोड करें और 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम है, 10% उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। H10 कोड का यूज करना है। और गाइस मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है और घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके अवॉइड करें। कोई भी काम है बाहर टाल दें उसको, क्योंकि जितनी आपकी ग्रोसरी है, जितना भी सामान है वो आपको घर पे आके पकड़ा जाएंगे। सैनिटाइज करें, उसको बाहर रहने दें, लेकिन अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, खुश रहें हमेशा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।